बांग्लादेश का मुद्दा जो है इसमें अब सबसे पहले उस्मान हदी की मर्डर हुआ, उसके बाद दीपू चंद्रा का मॉब लिंचिंग के और अभी भी लगातार चल ही रहे हैं ना हिंदू मर्डर्स। What the Indian government should do at present and what implementations they can take, because जैसे मैंने 370 का एग्जाम्पल दिया, किसी भी बिल को पास कर देने से, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कश्मीरी हिंदूज के स्टेटमेंट्स हैं कि किसी भी बिल को पास कर देने से टेररिज्म हटता नहीं है। तो ऐसे में इम्प्लीमेंट कहाँ है? समय आ गया है कि उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का। और मेरा तो गुजारिश रहेगा मौजूदा मोदी सरकार से कि अब समय आ गया है कि हमें एकदम ग्राउंड लेवल पे एक कॉल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से डेली के बेसिस में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है, बौद्धों का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, कत्लेआम का सिलसिला लगातार चल ही रहा है बांग्लादेश में। तो मैं मानता हूँ कि 3 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी है 17 करोड़ पॉपुलेशन में से बांग्लादेश में। आज अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 370 कश्मीर से हटाया गया, लेकिन किसी बिल को पास कर देने से ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ से ना तो आतंकवाद हटता है, ना ही आप टेररिज्म को ख़त्म कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए? अब बांग्लादेश का मुद्दा जो है इसमें अब सबसे पहले उस्मान हदी की मर्डर हुआ, उसके बाद दीपू चंद्रा का मॉब लिंचिंग के और अभी भी लगातार चल ही रहे हैं ना हिंदू मर्डर्स। What the Indian government should do at present and what implementations they can take, because जैसे मैंने 370 का एग्जाम्पल दिया, किसी भी बिल को पास कर देने से, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कश्मीरी हिंदूज के स्टेटमेंट्स हैं कि किसी भी बिल को पास कर देने से टेररिज्म हटता नहीं है। तो ऐसे में इम्प्लीमेंट कहाँ है? देखिए मैं तो लगातार जब से ये आपका जब इस्कॉन के साधु के साथ जब पिछले साल हुआ और जिस हिसाब से उनको विदाउट ट्रायल बंद करके रखा गया है, तो तब से लेके आज तक मैं लगातार कहता आया हूँ कि अब समय आ गया है कि उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का। और मेरा तो गुजारिश रहेगा मौजूदा मोदी सरकार से कि अब समय आ गया है कि हमें एकदम ग्राउंड लेवल पे एक कॉल देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से डेली के बेसिस में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ईसाइयों का नरसंहार हो रहा है, बौद्धों का नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, कत्लेआम का सिलसिला लगातार चल ही रहा है बांग्लादेश में। तो मैं मानता हूँ कि 3 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी है 17 करोड़ पॉपुलेशन में से बांग्लादेश में। 3 करोड़ 3 सवा 3 करोड़ के आसपास है। क्यों ना एक बफर स्टेट तैयार किया जाए पश्चिम बंगाल और ढाका के बीच में। ये रॉन्गपुर हो गया, जशोहर हो गया, खुलना हो गया, ये तमाम जितने सारे एरिया हैं जहाँ पे हिंदू प्रतिशत का मात्रा अच्छा खासा है। मतलब कि 10% से ऊपर से लेके 35%, 24-26% तक ये सब एरिया पे है। बाकी जितने सारे हिंदू है जो ढाका में है, जो सिलेट में है, या फिर आपके नोआखाली वगैरह में है, उन सबको एक ऑप्शन दिया जाए कि आप यहाँ आ जाओ और ये जो बफर स्टेट तैयार होगा, और इस बफर स्टेट में जितने सारे मुसलमान हैं वो स्वेच्छा से लेकिन जा सकते हैं क्या ढाका वगैरह। क्या गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है इन मुद्दों को? क्योंकि लगातार लिंचिंग तो चल ही रही है, बांग्लादेश से लगातार खबरें तो आ ही रही हैं। तो क्या गवर्नमेंट वाकई में एक्नॉलेज कर रही है? नहीं, ये तो सजेशन है, ज़ाहिर सी बात है। सजेशन है, गवर्नमेंट तो बेशक सक्रिय है चीज़ों को लेके और हुँ। गौर तो कर रही है। ये तो नहीं कह सकते कि भारत सरकार अलर्ट नहीं है, अलर्ट ज़रूर है। पर मेरा मानना है कि ग्राउंड लेवल पे और सुपर अलर्ट होने की आवश्यकता है। हुँ, मैं जो विषय जो कह रहा था कि या तो एक बफर स्टेट आप तैयार करो, हुँ। या तो फिर आप चिकन नेक को राइनो नेक के हिसाब से एक्सपेंड करो। यानी कि चिकन नेक को बड़ा करके रंगपुर का एरिया आप ले लो, और इस तरफ जो यूनुस जो अब मोहम्मद यूनुस जो चीन में जाके सरेआम कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर लैंडलॉक स्टेट्स और उनका नेचुरल आउटलेट बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का जो चट्टग्राम जो पोर्ट है वही नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो ट्रेड और ये सारी चीज़ों का पूर्ति कर सकती है। तो चीन को आना चाहिए यहाँ पे, आके
के हस्तक्षेप करना चाहिए, ये तो यूनुस हुँ, ने कहा था। हुँ, यानी कि एक तरह से उसने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो इंटीग्रेशन है भारत के साथ, उसको उसने क्वेश्चन कर दिया था। हुँ। इसके बाद तमाम उसने जितने तो उमर अभी जो उस्मान हदी का मर्डर हुआ, उस पे भी क्वेश्चन किया ना इंडिया को, भारत हाँ, को सारी चीज़ों पे मैं एक-एक कि करके सिलसिलावार जी, आ रहा हूँ जी। चीज़ों पे। हुँ, उसके बाद यूनुस ने तमाम जितने सारे बड़े-बड़े जितने सारे विदेश के जितने सारे नेता गए हैं बांग्लादेश हुँ, में, सबको आपके जो ये जुलाई मूवमेंट है, जुलाई मूवमेंट का एक किताब यूनुस हमेशा प्रेज़ेंट करता है हुँ, सबको, जिस पे पूरा ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है उसके हुँ, कवर पे। और उस पे बाकायदा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य और अराकान स्टेट जो म्यांमार का है वो बाकायदा नक्शा पे दिखाया जाता है। तो वहाँ पे भी यूनुस ने कहीं न कहीं पे भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको क्वेश्चन किया है। हुँ, इसके साथ-साथ लगातार जिस हिसाब से वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो चलता है कि 4 घंटे में कलकत्ता ले लेंगे और 12 घंटे में दिल्ली टू ढाका, ये तमाम जितने ढाका टू दिल्ली ये जो नारा लगाते हैं ना, और जिस पे कहते हैं कि हम लोग मार्च करके 6 घंटे में कलकत्ता पे कब्जा कर लेंगे और पूरा एक इस्लामिक आर्मी ढाका से लेके दिल्ली तक मार्च करके जाएगा। मैंने उसके विपरीत मैंने लगातार सारे सोशल मीडिया पे मैंने कहा है, और वो बांग्ला में है, मैं फिर उसका हिंदी में संशोधन कर दूंगा। हुँ, मैंने हमेशा कहा है, আমার নাম তোমার নাম ভারতের নাম রংপুর থেকে চট্টগ্রাম। यानी कि मेरा नाम तुम्हारा नाम भारत का नाम रंगपुर से चट्टग्राम। इसके पीछे यही है कि रंगपुर को हुँ, भारत ले, चट्टग्राम जो है, जो चिटागंग है, हुँ, चिटागंग को वापस भारत ले। इससे जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक लैंडलॉक एक इश्यू है ना, जहाँ नेचुरल सी पोर्ट नहीं है, वो भी कहीं न कहीं पे वो मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। चिटागंग चिटागंग अगर भारत की तरफ भारत के अंदर आ जाता है, तो हुँ, वो एक नेचुरल पोर्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो चिकन नेक का जो मुद्दा है, ये चिकन नेक का मुद्दा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस्मान हादी के आपने ज़िक्र किया है, मैं समझता हूँ कि उस्मान हादी और ओसामा बिन लादेन में कोई फ़र्क नहीं है। वो एक खतरनाक आतंकवादी था उस्मान हादी, हुँ, जैसे बिन लादेन था। और ये तमाम जितने सारे आपके जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट मूवमेंट से तमाम जितने सारे उभर के आए थे, एक से बढ़कर एक घोर भारत विरोधी हैं ये सब के सब, और ये सब के सब जमात के ही चट्टे-बट्टे हैं। हुँ। जो वहाँ के जो जमात है, जो एक बैंड ऑर्गनाइज़ेशन जिसको शेख हसीना ने करके रखी थी। हुँ, इसीलिए उस्मान हदी के इतने फॉलोअर्स आई इतने थिंक फॉलोअर्स है क्योंकि हाँ, कट्टर विचारधारा है, और हाँ। सब के सब कट्टर विचारधारा के हैं। और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस आज के डेट में, मुझे तो शर्म आता है कि वो कैसे नोबेल प्राइज उसको कैसे मिल गया, और वो नोबेल लॉरिएट होके नाक तले जिस हिसाब से चीजें होने दे रहा है, और लगातार जिस हिसाब से बार्बरिज्म फैल रहा है पूरे बांग्लादेश में, और जिस हिसाब से कत्लेआम मचाया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, मैं समझता हूँ कि, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोहम्मद यूनुस का जो मानसिकता है, वो मानसिकता ही कहीं न कहीं पे लश्कर-ए-तोयबा या फिर अल-कायदा या फिर आईएस की जो विचारधारा है, उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मुनीर इज़ यू नो इज़ टेररिस्ट इन अ यूनिफॉर्म, हुँ, उसी तरह से मैं मोहम्मद यूनुस को भी लेबल करूँगा कि वो एक खतरनाक टेररिस्ट है, और नॉमिनेटेड टेररिस्ट है जो मुखिया होके बैठा हुआ है। जी। मोहम्मद यूनुस जब तक रहेगा, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा बांग्लादेश में। और फ़रवरी में कह रहे कि 12 तारीख को ये लोग चुनाव करवाएँगे। प्रश्न ये भी उठता है कि सही में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? 12 तारीख को फ़रवरी में चुनाव अगर हो भी जाता है, उसके बाद जो सरकार आएगी, हुँ, बीएनपी का आने का संभावना है, हुँ, पर बीएनपी इज़ ऑल्सो फंडामेंटलिस्ट। जिस तरह से जमात है। अवामी लीग को तो बैन करके रखा है वहाँ हुँ, पे बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने। तो अवामी जो ऑफ मोर और लेस सेकुलर लिबरल रहा है, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है बांग्लादेश के चुनाव में खड़ा होने का। तो अब जो चल रहा है, वो तमाम जितने सारे पार्टीज़ हैं बांग्लादेश में, हुँ, इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, और एक होड़ लगा हुआ है कि कौन ज़्यादा कट्टर है। और कौन ज़्यादा भारत विरोधी है।
तो चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे वो जमात ले सरकार बाई द स्टूडेंट मूवमेंट इन बांग्लादेश वो अगर आ जाए या फिर बीएनपी भी अगर आ जाए, 19-20 का फर्क होगा। दोनों ही उतना ही कट्टर है। बीएनपी शायद 19 होगा, जमात और ये एनसीपी जो है, जो स्टूडेंट संगठन है, ये लोग 20 होगा। मतलब आगे की जो रास्ता है हिंदुओं के लिए, उनके लिए या फिर बौद्धों के लिए या फिर क्रिश्चियंस के लिए, मैं समझता हूँ कि वो एकदम बिल्कुल डार्क डंजन का है और लगता है कि एक ब्लैक होल का वो है उनके हुँ, लिए फ्यूचर है। और भारत सरकार को आज नहीं तो कल तो हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और जो हस्तक्षेप करने की जो आवश्यकता है, मैं हुँ। समझता हूँ कि 71 में जैसे भारत सरकार ने इंडियन आर्मी को भेजा था, अगर नौबत आती है तो वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को बचाने के लिए दोबारा अगर आवश्यकता होता है तो इंडियन आर्मी को भेजना चाहिए और 71 रिपीट होना चाहिए। बांग्लादेश की हमने बात कर ली, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल के मुद्दे पे आऊँ। 3 शब्दों का इस्तेमाल किया आपने, सेक्युलर जो कि भारत है, लिबरल और कम्युनल। इसके फ़र्क को समझना चाहती हूँ मैं, क्योंकि सेक्युलर शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, भारत में तो सबसे ज़्यादा कहा जाता है सेक्युलरिज़्म। लेकिन एक्चुअली में डेफ़िनेशन क्या है? सेक्युलर, कम्युनल और लिबरल लोगों का कैसे समझा जाए इसे? आप किनको लिबरल कहेंगे? कल जो जेएनयू में हुआ, हुँ, और आपके मतलब कि ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पर्सनल लिबर्टी के हिसाब हुँ, से कोई भी जो लक्ष्मण रेखा है उसको आप लांघ जाते हो। हुँ, कभी आप कहते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कभी हुँ, आप कहते हो कि मोदी और शाह के मौत होंगे। क्या ये लिबरलिज्म है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या ये यूनिवर्सल लिबर्टी है? क्या ये इंडिविजुअल लिबर्टी है? मैं समझता हूँ कि कतई नहीं है। भारत के परिपक्ष में ये जो 60 साल की कांग्रेस की सरकार रही और मिली-जुली सरकार रही है बाय कांग्रेस एंड अदर यूपीए अलायंस, हुँ, वही मुख्य कारण है कि ये सारी चीजें इस तरह से नासूर की तरह पूरे भारत में फैला है। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप एकदम हकीकत में लिबरल हो और हुँ, सबको लेके आप चल सको। पर क्या सबको लेके राजनीतिक प्रशासन सबको लेके चली है? कांग्रेस की नीति या फिर जितने सारे सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष जितने सारे पार्टीज हैं, चाहे वो हुँ, डीएमके हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो आपका समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इन सब का नीति और नियत तो हमेशा ही माइनॉरिटी अपीसमेंट रहा है और अपीसमेंट लेके ही चले हैं। हुँ, तो भारत का लिबरलिज्म का मतलब हो गया कि जितना ज्यादा आप माइनॉरिटी का अपीसमेंट कर सकते हो, उतना ही आप लिबरल हो। जितना ज्यादा आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को सर के ऊपर उठा के नाचोगे और तांडव करवा सकते हो, उतना ही सेकुलर आप हो। यानी कि लिबरल या धर्मनिरपेक्ष एक है, लिबरल और धर्मनिरपेक्ष एक है। एक है। हाँ, मैं कहूंगा कि माइनॉरिटी अपीसमेंट, हाँ, लिबरलिज्म एंड धर्मनिरपेक्ष एक है भारत के हिसाब से। हुँ, भारत शुरू से लेकर आज तक पंथ निरपेक्ष रहा है। हुँ, यहाँ पे सेकुलरिज्म का शब्द को और लिबरलिज्म का शब्द को हुँ, थोपा गया है रात के अंधेरे में। जब इमरजेंसी इस देश में लागू हुई, मिसेस इंदिरा गांधी ने अफरा तफरी में संविधान हुँ, को बदल के सेकुलर और सोशलिस्ट और ये तमाम शब्द लेके आए। हुँ, और वहां से ये सारे चीजों का और जटिलता से उभर के आई है। ये देश तो हमेशा से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। जिस देश का बुनियादी आधार ही वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है, हुँ, जिस देश का बुनियादी आधार ही आपके सबको लेके चलने का एक नीति रहा है, भगवत गीता का मूल विचारधारा अगर आप उठा के देखेंगे, वहां पे तो भगवान कृष्ण कृष्ण ने कहा है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि एक छोटी सी चींटी को भी सुरक्षित रखना। हुँ, हर किसी का उतना ही अधिकार है जीवन जीने का जितना कि एक मानव का है।
तो जिस देश का इतिहास, जिस देश का संस्कृति, जिस देश का पूरा विचारधारा ही इन सब नीतियों पे रहा है, उपनिषद आप अगर पढ़ोगे, वेद अगर पढ़ोगे, भगवत गीता शास्त्र अगर पढ़ोगे, तो हर जगह पे तो यही वसुधैव कुटुंबकम का, ह्यूमैनिज्म का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं पे ऊपर से लेके नीचे तक इंडोक्ट्रिनेटेड है। तो ये जो सनातन धर्म का जो संस्कृति है, जो हजारों साल पुराना है, उसकी डीएनए में जब ये सारी चीजें हैं, कहाँ आवश्यकता थी सेक्युलरिज्म शब्द लाने का, कहाँ आवश्यकता थी लिबरलिज्म शब्द लाने का, कहाँ आवश्यकता थी कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का शब्द लाने का। ये हुँ। तमाम जितने सारी चीजें हुआ है, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक इतिहास है, सनातनी इतिहास है, उसको धूमिल करने का एक षड्यंत्र लगातार सिलसिलावर चलता रहा। और इस पे तमाम जितने सारे हिस्टोरियंस, जितने बड़े-बड़े इतिहासकार जिनको हम लोग बचपन में पढ़े हैं, जो हू वर ऑलवेज फंडेड बाय द कांग्रेस पार्टी, चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे वो बिपिन चंद्रा हो, चाहे वो इरफान हबीब हो, एक्स वाई जेड, नेम एनी वन ऑफ देम, ज्ञानेंद्र पांडे वगैरह, सबका कहीं ना कहीं पे मेन मकसद ही रहा है कि ये जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, जिस विचारधारा में आपका वसुधैव कुटुंबकम का कोई जगह नहीं है, जिस विचारधारा में नेशन एज अ पॉलिटिकल एंटिटी के हिसाब से कोई डेफिनेशन नहीं है, और जिस विचारधारा ने कभी भी भारत को एज अ सिंगल एंटिटी के हिसाब से माना नहीं है, वो सारी हिस्टोग्राफी उस हिसाब से लिखा गया है। और उसी के चलते लगातार जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन के माइंड को डॉक्ट्रिनेट किया गया है, बचपन से ही बम्बार्ड किया गया है, आपके मतलब कि प्राइमरी लेवल से, जिसके चलते लोग इस तरह के सोच लेके आगे आए हैं। सर, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात तो हम आज भी करते हैं और हमेशा से मानते आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म तो शाश्वत है। लेकिन आज ही के समय में जब नुपुर शर्मा एक स्टेटमेंट देती है मोहम्मद के ऊपर, तो उस समय पर गला काट दिया जाता है। तो ये तो फ़र्क समझना बड़ा मुश्किल है ना, कि कांग्रेस के समय पर जो हुआ या बीजेपी के समय पर जो हुआ, आज की डेट में भी तो यही हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहाँ रह गया? नहीं रह गया, तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये जो एक मार्क्सिस्ट पैराडाइम को सोशलिज्म के नाम पे, ह्यूमनिज्म के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नाम पे, हुँ। जो पूरा भारत के मासेस के बीच में जो इनडॉक्ट्रिनेट किया गया, इंजेक्ट जो किया गया, वो कहीं ना कहीं पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी तरह से उस विचारधारा से प्रभावित होके, पैदा होके मैच्योर हुआ है। तो ये बंटवारा के बाद से जो ये पूरा 80 साल का जो एक बम्बार्डमेंट हुआ है कि भारत का जो पुराना इतिहास है वो बेकार है, इंडिया वाज नेवर अ नेशन बिफोर द मुगल्स केम और बिफोर द दिल्ली सल्तनत गॉट एस्टेब्लिश, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक विशाल जो एक एम्पायर था, या फिर गुप्ता डायनेस्टी था, या फिर हर्षवर्धन का जो डायनेस्टी था, या फिर तमाम जितने सारे जो रीजनल किंगडम्स है जो बहुत पावरफुल रहे हैं, सबको तो इतिहास में कहीं ना कहीं पे सिस्टमेटिक वे में धूमिल किया गया है और खत्म किया गया है। बचपन से हम सबको पढ़ाया गया है कि अकबर द ग्रेट, अशोका वाज आल्सो इक्वली ग्रेट, और मेरे नजर में अशोका और अकबर का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। अकबर इज लाइक ए लिलीपुट इन फ्रंट ऑफ अशोका। अशोका का जो एक पूरा धामा का जो कॉन्सेप्ट रहा है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट रहा है, जिस तरह से उन्होंने पूरा एक ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में फैलाया, उसके सामने तो अकबर कुछ भी नहीं है। पर पाठ क्या पढ़ाया गया है? अकबर द ग्रेट। औरंगजेब ने अगर भारत के मंदिरों को तोड़ा है तो वो उसके चलते नहीं तोड़ा क्योंकि वो कट्टर था, क्योंकि मंदिरों में पूरा वेल्थ था, तो उसके चलते मंदिरों को तोड़ा गया। यही तो पढ़ाया गया है ना। हुमायूं से ज्यादा लिबरल कोई नहीं था, शाहजहां से ज्यादा कोई लिबरल नहीं था, जहांगीर से ज्यादा कोई लिबरल नहीं था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। शिवाजी को उस तरह से दिखाया गया है जैसे कि वो बहुत ही मायोपिक कैरेक्टर थे। ये महाराणा प्रताप का जो योगदान है उसके बारे में भी नजरअंदाज किया गया, सिख गुरुओं के बारे में नजरअंदाज किया गया, बंगाल में जो तमाम लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन की जो इतिहास है उसको पूरा धूमिल कर दिया गया। ये सारे चीजें डॉक्ट्रिनेशन के माध्यम से ही हुआ है।
और उसी का नतीजा है कि हम लोग पहले शर्म महसूस करते थे अपने आप को हिंदू कहने से। आप याद कीजिएगा 2014 से पहले भगवा टीका लगाने में शर्माते थे ना लोग। हाँ, जय श्री राम बोलने में शर्माते थे, मंदिरों में जाने से शर्माते थे। अपने आप को उदार दिखाने के लिए मस्जिदों में जाके माथा टेकते थे, गिरजाघर में जाके माथा टेकते थे और चर्च में जाके आपके क्रिसमस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करते थे। क्या पर आपको लगता है बंगाल में भी आज की डेट में भी यही हो रहा है? हाँ, केवल बंगाल में नहीं, हुँ, सारे भारत में ही हो रहा है ये हुँ। चीज़। आप जो नहीं, एट प्रेज़ेंट बात अगर हाँ, की जाए तो वहाँ तो ममता दीदी की सरकार है ना, तो ऐसे में एट प्रेज़ेंट देखा जाए तो बंगाल के क्या हालात हैं? बंगाल साल बंगाल में चुनाव भी लाइक आई मीन जिस तरह का परिस्थिति है, और अब सार का जो कंट्रोवर्सी हो रहा है हुँ, जिसके चलते ममता दीदी अब सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है, हुँ, और लगातार जिस हिसाब से डे एवरी डे जिस हिसाब से टकरार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे ये दोनों विचारधारा की लड़ाई चल रही है। हुँ, एक विचारधारा जो कंप्लीट माइनॉरिटी अपीसमेंट पे आधारित है, हुँ, एक विचारधारा जो सनातन संस्कृति को मूल विचारधारा मानती है, देश का मेन विचारधारा मानती है। तो ये हुँ, दोनों विचारधारा के बीच में टकरार है। और बहुत सारे बीजेपी के नेता वगैरह बहुत लोग कहते हैं कि अभी अगर बंगाल में अगर चेंज अगर नहीं हुआ चुनाव के बाद, तो शायद ये वेस्ट बंगाल जो है ये वेस्ट बांग्लादेश बन जाएगा। इस तरह की बातें चल रही है। और मैंने देखा है कि जिस हिसाब से डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन बंगाल में हुआ है, जिस हिसाब से रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो तो खतरनाक है। और ये केवल बंगाल की बात नहीं है, झारखंड में जाके देख लीजिएगा जिस हिसाब से रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशी आके वहां पे स्थापित हो गए। हुँ, बिहार में जाके देख लीजिएगा, इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी स्थापित हो गए। आसाम में देख लीजिएगा, आसाम जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद 1951 का जो सेंसस था आसाम का, उस पे 12% मुस्लिम कम्युनिटी का प्रतिशत था आसाम में। और आज कितना है? आज 41-42% है। कैसे इतना उफान कैसे हो गया? ये सारी चीजें तो इलीगल इमिग्रेशन के चलते हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। 1901 का सेंसस उठाइए और 2011 का सेंसस उठा के देखिए। असम पे एक जिला है धुबरी, हुँ, धुबरी जिला जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ जिला है। हुँ, 1901 में धुबरी जिला का पॉपुलेशन को अगर हम लोग रिलीजियसली अगर देखेंगे, 97% वाज हिंदू, 3% वाज मुस्लिम। और वही 2011 के सेंसस में 97% इज मुस्लिम, हुँ, 3% इज हिंदू। ये 70 साल में इतना बड़ा डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया अगर वहां से नहीं आया तो? हुँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि आज का पूरा सार का एक्सरसाइज पूरे भारत में कंप्लीट होने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में कम से कम 4 से लेके 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स और रोहिंग्यास आइडेंटिफाइड होंगे, जो वहां से आए हैं और यहाँ भारत में आके बस गए हैं। सो 5 करोड़ और 4 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ये तो कहीं न कहीं पे एक षड्यंत्र रचा ही है लगातार पाकिस्तान के माध्यम से और वाहिबी इस्लाम के माध्यम से कि कैसे गज़वाए हिंद बनाया जाए भारत को। और ये तो शुरू से चल रहा है और सिलसिलावर चल रहा है। ये तमाम जितने सारे सेक्युलर पार्टीज़ हैं, ये इन सब ने क्या किया, इन सब ने उस पे गज़वाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे एक लिबरल मलम लगाए और लिबरल मलम लगा के पैट्रोनाइज किए पूरे चीज को। और उसके विरोध में जब लोग जागरूक होके आज के डेट में सरेआम जब मुकाबला कर रहे हैं, तो जो लोग मुकाबला कर रहे हैं वो सब के सब आपके कम्युनल हो गए। हुँ, और जिन लोगों ने किया वो तो कम्युनल नहीं है। इट्स समथिंग लाइक कि चोरी जिसने की वो तो चोर नहीं है, जिसने चोरी करते हुए देखा वो चोर हो गया। यही तो अगर सीधे शब्द में अगर समझाया जाए तो यही हकीकत है। और मैं मानता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति है, हुँ। आज नहीं तो कल सरकार को एक कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो आगे का भारत का जो
परिस्थिति है, आगे के जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा होगा। हम लोग हमेशा कश्मीर के बारे में बात करते हैं और कश्मीर से एक्सोडस हुआ है। अरे उससे ज़्यादा तो खतरनाक परिस्थिति आज के डेट में पूर्वोत्तर में है। उससे ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति आज के डेट में पश्चिम बंगाल में है। और उसके साथ-साथ एक पूरा जीता जागता ज्वालामुखी बॉर्डर में बैठा हुआ है बांग्लादेश के रूप में। और ये जो 2 ढाई करोड़ जो हिंदू पॉपुलेशन है बांग्लादेश का और सा 3 सवा 3 करोड़ जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, क्या उन लोगों को हम लोग छोड़ दें क्या बंगाल के खाई में डूबने के लिए? या फिर उनको छोड़ दें कि वो धर्म परिवर्तन करके और बाकायदा वहाँ पे एक तरह से आपका गुलाम होके रहे? क्या ये होने दें? और ये अगर नहीं होने दें तो तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। तो मेरा आखिरी सवाल, एसआईआर को सबसे ज़्यादा इस्लामिक लोग या मुस्लिम कम्युनिटी क्यों अपोज़ करते हैं? इसलिए करती है क्योंकि एसआर का मुद्दा अगर परफेक्ट वे में अगर लागू हो गया, हुँ। ये जो तमाम जितने सारे रोहिंग्या है, जो आपके इल्लीगल बांग्लादेशी मुस्लिम है, वो सब तो ऑफिशियली भारत के नागरिक हो जाएँगे ना फिर। और 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ जो भी आंकड़ा हुँ, हो, हुँ। वो कहीं न कहीं पे उनको एक ऑफ़िशियल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। वो भारत का ऑफ़िशियल सिटिज़न हो जाएँगे। अगर ऑफ़िशियल सिटिज़न हो गए तो कई सारे प्रदेश हैं, जहाँ पे वो लोग डिसाइडिंग फैक्टर होंगे चुनाव में। चाहे वो असम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो। हुँ, तो नेचुरल है कि ऑपोज़िशन की जो एक तरह से जो राजनीति चलती है माइनॉरिटी वोट बैंक पे, वो तो बरकरार रहेगा। केरल में ऑपोज़िशन किस लिए जीतती है? चाहे वो वामफ्रंट हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो इसलिए जीतती है क्योंकि कांग्रेस का तो ऑफ़िशियल अलायंस है इंडियन मुस्लिम लीग के साथ। हुँ, और जो पूरा चंक मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस पे कभी जाती है या तो वाम फ्रंट में जाती है। 5 साल कांग्रेस के लिए तो 5 साल वाम फ्रंट के लिए। हुँ, ममता दीदी लगातार जीत के क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि ममता दीदी तो मुसलमानों के लिए बोलती है दूधेल गाय। और दूध देने वाली गाय। हुँ, तो जो ये दूध देने वाली गाय जो आग बंद करके जो बाकायदा वोट डालती है, चंक वोट पूरा हुँ, 27-28% मुस्लिम वोट अगर एक पार्टी के लिए अगर जा रहा है, तो उस पार्टी का तो सत्ता में आना तय है। और आसाम में भी वही चीज़ है क्योंकि लगातार लामबंदी मुसलमान कम्युनिटी की होती है आपके एयूआईडीएफ और कांग्रेस के लिए और चंक वोट उस हिसाब से जाती है कांग्रेस और एयूआईडीएफ डीएफ के लिए। तो तमाम जितने सारे माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो लोग डिसाइडिंग फैक्टर हैं, हुँ, ऐसे जगहों पे तो उनका प्रयास ही रहता है कि या तो मुस्लिम कैंडिडेट को जिताओ या तो अगर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है तो ये जितने सारे सेकुलर ब्रिगेड के जितने कैंडिडेट है उनको जिताओ। दिल्ली में आप देखिएगा, दिल्ली में जब सीए रायट्स हुआ था, सीए रायट्स होने के बाद क्या किस तरह से तांडव रचाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उसी के चलते तो जेएनयू में इतना बड़ा कांड हो गया है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में किया जाता है और इस पे पूरा पॉलिटिकल पार्टीज़ का श्रेय रहता है। जितने सारे सो कॉल्ड सेक्युलर अलायंस है, उनका श्रेय रहता है और ये तो नीतिगत वे में चलता रहेगा। अब ये है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। हुँ, काउंटर करने के लिए समाज में जागरूकता बहुत आवश्यक है। सनातन संस्कृति को लेके गर्वित होना बहुत ज़रूरी है। यंगर जनरेशन जो केवल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर पे प्रभावित रहती है, उनसे भी गुज़ारिश है कि अपने संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म को पहचानिए, अपने माँ भारती के चीज़ों के बारे में जानिए। भारत का जो इतिहास रहा है, जो गर्वित इतिहास रहा है, हुँ, जिसको मिटा दिया गया था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का, चाहे वो अशोका का, चाहे वो ललितादित्य का, चाहे हर्षवर्धन का या फिर तमाम जितने सारे बड़े-बड़े राजा, राजा राजा दी ग्रेट या फिर आपके राजेंद्र चोला, पुलकेशिन, तमाम जितने हैं, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी चंपावती बंगाल के, सबके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। अहोम राजाओं का कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें यंगर जनरेशन को जानने की बहुत या आवश्यकता फिर है। सो कॉल्ड लिबरल शब्दों से मिसइंटरप्रेट नहीं। हाँ, नहीं होना चाहिए और उसके साथ-साथ क्योंकि यंगर जनरेशन के ऊपर सनातन संस्कृति का ज़िम्मेदारी है।
आगे की जो जनरेशन है, और पाठ्यक्रम में भी इस तरह की चीज़ें पढ़ाया जाए। सरकार ने कदम उठाए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हुँ, जिस पे मैं समझता हूँ कि स्कूल लेवल से ही, नर्सरी लेवल से भी चीज़ों को पढ़ाया जाए बच्चों को, और समझाया जाए और बताया जाए कि भारत का इतिहास क्या रहा है, और किस लिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सारी चीज़ें समझाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिफिकेशन हुआ है ना 70-80 साल का, इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये लोग बेशक कहे सैफ्रनाइज़ेशन, तमाम जितने सारे विपक्ष के पार्टी, हुँ। पर मैं इसको सैफ्रनाइज़ेशन नहीं मानता हूँ। अपने इतिहास को गर्वित महसूस करना, अपने संस्कृति के बारे में बताना, अपने रहन-सहन के बारे में बताना, अपने कल्चर के बारे में बताना, अपने लैंग्वेज के बारे में बताना, अपनी चीज़ों के बारे में बताना, रीति-रिवाज़ों के बारे में बताना, ये सैफ्रनाइज़ेशन नहीं है। ये कहीं न कहीं पे कल्चरल अवेकनिंग है, या फिर कल्चरल रेनेसा है। ये जो कहते हैं सैफ्रनाइज़ेशन, मैं उसको कहता हूँ कल्चरल रेनेसा, मैं उसको कल्चरल अवेकनिंग कहता हूँ, मैं उसको री-ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशिएंट आइडेंटिटी कहता हूँ, मैं उसको ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सिविलाइज़ेशनल आइडेंटिटी, री-ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कल्चरल इथोस ऑफ आवर कंट्री, और सनातन संस्कृति को पुनः जागृत करने का एक नया प्रयास है, और वो बहुत आवश्यक है। और उसके लिए अगर तमाम जितने सारे सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर लोग अगर मुझे कम्युनल कहे कि मैं अपने देश के संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपने उपनिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, वेद के बारे में बात कर रहा हूँ, भगवद गीता के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके चलते अगर मैं कम्युनल हूँ, तो हूँ। और मैं गर्वित महसूस करूंगा अपने आप को कम्युनल कहने में, क्योंकि देश के इतिहास के बारे में, देश के संस्कृति के बारे में बताना और उसके बारे में जानना कोई गुनाह नहीं है, और उसको अगर वो गुनाह मानते हैं तो वो बेसिकली गुनहगार है, मैं नहीं हूँ। तो उनके नज़र में हो सकता हूँ कि मैं कम्युनल, पर माँ भारती के नज़र में मैं सच्चा देशभक्त हूँ। Thank you very much, sir, समझ for being with us.